नमस्कार मित्रों, मैं कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी हनुआ की पत्नी का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना हनुआ अपने मित्र शांभवी से अपने साथ होने वाले तमाम शोषण के बारे में बात कर रही है कि घर के अलावा उसे बाहर भी किस तरह लोगों ने उसका शोषण करने का प्रयास किया करते रहते हैं, और इनमें केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी हैं। लीजिए सुनिए आगे क्या होता है। एक बार बुआ की लड़की की शादी में घर के सब लोग जा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स मेरी कंडीशन के कारण मुझे लेकर नहीं जाना चाहते थे। वो एक पड़ोसी को, जिन्हें हम सारे भाई बहन दादी कहते थे, उन्हें उन 4-5 दिनों के लिए घर पर मेरे साथ छोड़कर जाने की तैयारी कर चुके थे। मुझे इसका पता तक नहीं था। तब तक मैं इंटर पास कर चुकी थी। सारे भाई बहनों के कपड़े बने, लेकिन मेरे लिए नहीं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। मेरे साथ चाहे त्यौहार हो या कोई भी अवसर, कपड़े लत्ते मेरे लिए मजबूरी में ही बनते थे। एक्सल साइज ना होता तो शायद उतरन ही मुझे मिलते रहते। मैं अपनी उस फुफेरी बहन को बहुत चाहती थी। हमारी उसकी बहुत पड़ती थी। वह 1 साल कुछ मजबूरी बस मेरे यहाँ रहकर पड़ी थी। हम दोनों का आपस में बहुत लगाव था। जब एक दिन रह गया तब माँ मुझे बताने लगी कि सब वहाँ जा रहे हैं और मैं घर पर रहूँगी। घर को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। इन 4-5 दिनों में मुझे क्या क्या करना है यह बताने लगी तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, मैं नहीं रुकूँगी। उन्होंने बहुत समझाया, मैं नहीं मानी, जिद पर आ गई। एक तरह से पहली बार मैं माँ से लड़ गई, और तब मैंने उस दिन माँ से खूब गालियाँ, खूब जली कटी बातें तो सुनी ही, मार भी खाई। उन्होंने उस दिन मुझे तार वाली झाड़ू से खूब पीटा। इतनी तेज मारा था कि हर बार का निशान मेरे शरीर पर पड़ा था। मैं भी जिद पर आ गई तो रोती रही, लेकिन यह भी कह दिया कि नहीं ले चलूंगी तो मैं इसी घर में तुम लोगों के जाते ही आग लगाकर मर जाऊंगी। मैंने हर बार मार पर अपनी बात यही दोहराई। मेरी माँ मारते मारते थक गई, मगर मैं अपनी बात दोहराती रही। थकी हुई माँ आखिर रोने लगी। उन्होंने तब जो तमाम अपशब्द मुझे कहे वह अब कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन वह आखिरी बात आज भी नहीं भूली। याद आते ही वह दृश्य एकदम सामने आ जाता है। उन्होंने चीख कर दोनों हाथों से अपना सिर पीटते हुए कहा था, पता नहीं कौन पाप किए रहन जौन ई कुलक्षणी पत्थर गटई माँ भगवान डार दीन। शांभवी मैं उनकी इस बात पर इतनी हर्ट हुई कि झाड़ुओं की चोट उसके आगे चोट थी ही नहीं। मैंने उस दिन खाना नहीं खाया और रोती रही रात भर। मुझे दुख इस बात का भी हुआ और आज भी है कि मेरी बहनें वहीं खड़ी रहीं, लेकिन माँ की झाड़ुओं से मुझे बचाने के लिए कोई हिली भी नहीं। इतना ही नहीं, वह सब खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं चलूँ। वैसे भी वह दोनों हर जगह साथ जाती थी, मगर मुझे दूर ही रखती थी। इन बातों से मैं इतना टूट गया कि मैंने खुद ही सुबह मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पर ही रहूँगी, घर रखाऊँगी। मेरा ये कहना सबके मन की बात हो गई। सब यही सुनना चाह रहे थे। एक दिन बाद सब चले गए। पड़ोसन दादी उन सबके आने तक रहने के लिए घर आ गई। उनके साथ ही मुझे सबके लौट आने तक रहना था। जाने के समय तक मुझसे किसी ने एक बात तक नहीं की। केवल माँ जाते समय गला बैठा कर, यानी भारी आवाज़ बनाकर बोलते हुए तमाम शिक्षा दे गई थी कि क्या करना है क्या नहीं। सबके जाने के बाद शाम को मुझे एक और झटका लगा। दादी का एक 17-18 साल का पोता भी आ गया। रात को उसे हमारे घर पर ही सोना था। दादी तक तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन पोते के आने पर मुझे बड़ा शौक लगा। वह आया तो दादी बोली, बिटवा बचवा के सोवे का इंतजाम कई दे, तोहार माई कहे रही रात बिरात केहू मनई के हो जरूरी बा। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूँ, इसे वापस भेज दूँ, लेकिन दादी ने माँ का नाम लिया तो मैं चुप रही। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहूँ। मैंने उसे बाहर पापा वाले कमरे में सोने के लिए बोल दिया। अंदर अंदर मेरा खून ऐसे ही खौल रहा था। उस लड़के को देखकर दिमाग और ख़राब हो गया। अक्सर वह घर आता रहता था। उसके घर के सभी लोगों का आना जाना था। वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा चुगलबाजी करता था। मैं उसे हर वक्त अपने बदन को झांकते ही पाती थी। जब भी मेरी नज़र अचानक ही उसकी नज़र से मिलती तो उसकी आंखों को अपने ब्रेस्ट पर गड़ी पाती।
नज़र मिलते ही सक पकाकर इधर उधर देखने लगता, जानबूझकर अगल बगल से गुजरता, कुर्ते के अंदर झांकने की हर कोशिश करता। उसे देखते ही मैं दुपट्टे को कस कर लपेट लेती। इतनी कम उम्र में ही इतनी बदतमीजी करता था। तुम्हें उसे एकदम मना कर देना चाहिए था कि सोने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी हैं। कैसे कह देती शांभवी, जब माँ ने कहा था तो कहाँ से मना करती। उस समय तो उनकी झाड़ुओं की मार से वैसे भी पस्त थी। 2 दिन बाद भी जगह जगह दर्द कर रहा था। झाड़ू से ज़्यादा पीड़ा उनकी बातें दे रही थी। मैं फिर किस हिम्मत से उसे वापस भेज देती। लौटने पर माँ को क्या जवाब देती जो मेरी नहीं, घर की रखवाली के लिए उसे रख गई थी। उनकी नज़र में मैं तो गले में पड़ा पत्थर थी। ऐसे पत्थर की सुरक्षा की बात कहाँ सोची जाती है। उनकी नज़र में मैं न लड़का थी न लड़की। जो लड़कियाँ लड़का थी, जो इज्जतनाक थीं, वह उन्हें अपने साथ अपने प्राण की तरह चिपकाए हुए लेकर गई थी। जो उनका सामान मकान था, उसकी रखवाली के लिए मुझे छोड़ गई थी। मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, इसके लिए दादी को, और दादी कहीं कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए उस लफंगे को छोड़ कर गई थी। वाकई ये तो बड़ा शॉकिंग है। कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकती है, इतना क्रूएल हो सकती है। आखिर तुम भी उन्हीं की औलाद थी। तुम्हारी माँ वाकई बहुत, क्या कहें, कहना क्या शांभवी। मैंने पहले ही कहा ना कि मैं उनकी संतान नहीं, उनके गले में पड़ा पत्थर हूँ। अनुआ की बात पर शांभवी ने बड़ी नफरत से किया, फिर पूछा, अच्छा वो लफंगा जब तक रहा घर पर तब तक तुम्हारे साथ कोई हरकत तो नहीं की? कोशिश पूरी की। पहली रात को मैंने उसे जिस कमरे में रखा था, उस कमरे के अंदर आने पर एक आंगन है। आंगन पार करके फिर 3 कमरे हैं। अंदर आने पर आंगन में ही बाईं तरफ बाथरूम, टॉयलेट है, एक स्टोर रूम है। मैंने एक ढिबरी, मतलब कि मिट्टी तेल का एक दिया दादी और उस लफंगे के कमरे में रख दिया था कि ये सब रात में उठेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। बाथरूम जाने के लिए लालटेन अपने कमरे में लेते आई। क्यों, घर में लाइट नहीं है क्या? है, मगर तब आती कहाँ थी। 24 घंटे में 4-6 घंटे आ जाती तो बड़ी बात हो जाती। जब आती थी तो वोल्टेज इतना कम रहता था कि लालटेन और बल्ब की रोशनी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। उस समय तो हफ्ते भर से गायब थी। चोर खंबे से बिजली का तार ही काट ले गए थे। ट्रांसफार्मर भी जला पड़ा था। उस समय बिजली विभाग वाले इस तरह की समस्याएं तभी सॉल्व करते थे जब पूरे एरिया के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके दे आते थे, नहीं तो मोहल्ले में लाइट महीनों नहीं आती। इसी के चलते उस समय पूरा मोहल्ला हफ्ते भर से अंधेरे में डूबा था। उस दिन भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। ठंड बहुत थी। मैं दरवाज़ा बंद किए लेटी थी, रजाई में दुबकी। आंगन में बने एक ताक में तब एक डिबरी रात भर जलाकर रखी जाती थी। मैंने वह भी रख दी। आंगन से ही ऊपर जाने का जीना है। मैंने उसके दरवाजे पर ताला डाल दिया था। इतना सब करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार माँ की मार, उनकी विष बुझी तीर सी बातें रह रहकर कानों में गूंज रही थी, और फुफेरी बहन की बातें। उसकी शादी के होने वाले कार्यक्रमों की पिक्चर सी आंखों के सामने चल रही थी। इससे मुझे बार बार रुलाई छूट जाती, मगर खुलकर रो भी नहीं सकती थी। घर में 2-2 बारी बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। टीवी सीवी का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने अपने कमरे की लालटेन बुझा दी थी। कमरे में गुप्त अंधेरा था। बाहर जलती डिबरी की वजह से दरवाजे की झिरी पर एक मटमैली पीली लाइन सी बनी दिख रही थी। लेटे हुए आधा घंटा बीता होगा कि बाहर कमरे में सो रही दादी के खर्राटे की आवाज़ खुर आने लगी। बड़ी गुस्सा लग रही थी। ओह गॉड, फिर कैसे कटी तुम्हारी रात? शांभवी ने टीवी चैनल चेंज करते हुए पूछा। कटी क्या, कभी उठकर बैठ जाती, कभी लेटती तो लगता दरवाजे पर वही लफंगा बाहर कमरे से आकर खड़ा हो गया है। मन करता कि उठकर चेक करूं। ऐसे ही घंटा भर बीता होगा कि आंगन वाले दरवाजे की साकल के हिलने की आवाज़ आई। मैं एकदम सिहर उठी। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि बस अब जान निकल जाएगी। फिर दरवाजे के खुलने की आवाज़ हुई।
पुराने ज़माने के भारी भारी दरवाजे हैं, जब खुलते बंद होते हैं तो आवाज़ भी ज़रूर आती है। दरवाज़ा खुलते ही मुझे लगा कि ये लफंगा अब आकर मुझे मारेगा, मेरी इज्जत तार तार करेगा और तब मेरी पोल खुल जाएगी। ये कमीना पूरे मोहल्ले, पूरी दुनिया में मेरी बदनामी कर देगा। मैंने उसी कुछ क्षण में ये तय कर लिया कि अगर कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। सेकंड भर में मैंने ऊपर छत पर लगे पंखे के बारे में सोच लिया कि इसी पंखे में अम्मा की साड़ी का फंदा लगा कर लटक जाऊंगी। मेरे इतना सोचने तक लफंगे के आने की आहट मिली। मैं एकदम घबरा कर बिजली की तेज़ी से उठकर दरवाजे की झिरी से आंगन में झांकने लगी। उस कमीने को मैं आंगन में जलती डिबरी की रोशनी में साफ देख पा रही थी। बीच आंगन में खड़ा हुआ मेरे कमरे की ही तरफ देख रहा था। कमीना दाहिने हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को बराबर मसले जा रहा था। मैं पसीने पसीने हो रही थी। मैं झिरी से एकटक उसे देखे जा रही थी। फिर कुछ देर रुक कर वह बाथरूम में चला गया। वह 1 मिनट मुझे कई घंटे से लगे। बाथरूम से उसके पेशाब करने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर ही टिकी थी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला हुआ बाहर आया। बीच आंगन में आकर कुछ सेकंड रुक कर फिर दबे पांव चलता हुआ एकदम मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे बकरी की तब होती है जब उसे कसाई मारने के लिए कस के दबाकर अपनी छुरी उसकी गर्दन पर बस रेतने ही वाला होता है। आंखें एकदम पथरा गई थी, सांस जैसे थम गई थी। वह दरवाजे के पास आकर झिरी से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। इधर मैं उधर वो एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश में लगे थे। मेरे कमरे में घुप अंधेरा था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उसे देख रही थी। मैं थोड़ा झुकी हुई थी जिससे कि आंखें मिल ना सके। अचानक उसने दरवाजे को बड़ी सावधानी से अंदर ढकेलना शुरू किया। इस दरवाजे में भी कुंडी की जगह सांकल ही थी, जिससे वह करीब 1.5-2 इंच अंदर को आ गया। दरवाजे के साथ ही मैंने अपने को भी अंदर खींच लिया। वह देखना चाह रहा था कि दरवाज़ा खुला है कि बंद। खुला होता तो वह निश्चित मुझ पर हमला करता, क्योंकि वह जब दरवाज़ा बंद पाकर 2-3 कदम पीछे हटा तो उस समय भी दरवाजे को घूर रहा था और अपने हाथ से बराबर अपने प्राइवेट पार्ट को मसले जा रहा था। फिर चला गया कमरे में, लेकिन उसने अपने कमरे की सांकल बंद नहीं की, क्योंकि सांकल की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। उसके जाने के बाद भी मैं दरवाजे की झिरी से उसके कमरे के दरवाजे को थर थर कांपती देखती रही। ये तो किसी डरावनी फिल्म की सीन जैसी हालत थी। तुम उसी समय चिल्लाकर उसे अंदर से ही डांटती, इतना चीखती कि उसकी दादी भी उठ जाती, शांभवी ने हनुआ से कहा। हनुआ बोली, डर के मारे मेरी घिघी बंधी हुई थी, मैं चीखती क्या। मैं उसके बड़े डील डॉल से भी डरती थी, और दादी जाग भी जाती तो उसका क्या कर लेती। पूरी बस्ती रजाइयों में दुख की घटाटोप अंधेरे में सो रही थी, मेरी कौन सुनता। शांभवी बोली, सही कह रही हूँ, आजकल तो सब ऐसे ही हो गए हैं कि सामने कोई तड़पता रहता है, पड़ा रहता है तो उसकी हेल्प करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहते हैं, एफबी यूट्यूब पर पोस्ट करने के लिए। ऐसी पत्थर दिल दुनिया में किसी से उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। तो उस दिन तुम सोई भी या जागती रही रात भर। हनुआ बोली, डर के मारे नींद ही कहाँ आ रही थी। उसके जाने के बाद मैं रजाई में फिर दुबक गई। डरती कांपती किसी तरह घंटा भर बिताया। फिर मुझे भी पेशाब लग गई। अब मेरी हालत खराब। मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर निकलना नहीं चाह रही थी। डर रही थी कि आंगन में निकलते ही वह मुझे पकड़ लेगा। रोके रही अपने को। तभी फिर बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ सुनी तो मैं फिर झांकने लगी। वही लफंगा फिर बाथरूम से निकल रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था, इसलिए खोलने की आवाज़ हुई ही नहीं। इस बार भी वह आंगन में खड़ा होकर मेरे कमरे की ओर देर तक देखने के बाद अंदर गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि वह मुझे पाने पर छोड़ेगा नहीं। मैंने तय कर लिया कि सुबह होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। शांभवी ने पूछा, तुम्हें तो पेशाब लगी थी, तो क्या रात भर। हनुआ गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, रात भर कहाँ रुक सकती थी। कमरे में ही एक मोबिल ऑयल का 4-5 लीटर का डिब्बा रखा था।
जिसमें मिट्टी का तेल मंगाया जाता था। मैंने रात भर उसे ही यूज़ किया। उस दिन मुझे मेरे इस अभिशप्त पाठ के कारण बहुत आसानी हुई, नहीं तो मेरी परेशानी और बढ़ जाती। यह सुनकर शाम्भवी बोली, ओह गॉड, तुमने तो बड़े अजीब अजीब फेस को फेस किया है। सुनकर ही हैरानी होती है। अगले दिन उस लफंगे को भगाया कि नहीं? हनुआ ने कहा, नहीं भगा पाई। जब मैंने अगले दिन उसे डांटते हुए कहा कि रात में ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उसने ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। बड़े अपनत्व के साथ बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं तुम्हारी चिंता के कारण सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बार बार उठकर बाहर देखने आता था कि तुम ठीक हो कि नहीं, सो रही हो कि नहीं। इसीलिए अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके इस जवाब से एकदम भौचक्की रह गई। मुझे लगा कि शायद ये सही कह रहा है। मैंने बेवजह शक किया। एकदम कंफ्यूज होकर बिल्कुल चुप रही। सुबह वह घर चला गया। दादी रुकी रही। वह करीब 11 बजे फिर आया। तब मैं अपने और दादी के लिए खाना बना रही थी। आया तो मुझे देखता देखता कि एकदम किचन में आ गया। मैं मुड़ी तो खीसे निकालता हुआ बोला, लो खाओ। मैंने सोचा अभी इसने कुछ खाया नहीं होगा, इसे भूख लगी होगी, इसीलिए कुछ ले आया है। वह एक डिब्बे में वहाँ मिलने वाली एक मिठाई लौंग लता लेकर आया था। मैदा और खोया से बनी चाशनी में डूबी यह मिठाई मुझे बहुत पसंद है। उस स्थिति में भी मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर भी मैं कुछ देर उसे देखने के बाद बोली, तुमसे किसने कहा था कि मैंने कुछ खाया नहीं है? और ये सब लाने के लिए पैसा कहाँ से ले आया? इस पर वह उस मिठाई की ही तरह अपनी आवाज़ में मिठास घोलता हुआ बोला, हनुआ गुस्सा काहे हो रही हो? जब तक चाची नहीं आ रही तब तक तो मुझे तुम्हारी चिंता करनी ही है, नहीं तो आकर जब चाची जानेंगी तो हम पर गुस्सा होंगी। मैंने गुस्से में कहा, मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए जो करना होगा कर लूँगी। ये जो लेकर आए हो इसे लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन वह जाने के बजाय अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर एक मिठाई मेरे आगे बढ़ा दी। मैंने मन ना होते हुए भी एक पीस ले लिया। इसके साथ ही कह दिया, ठीक है जाओ। तो उसने मिठाई वहीं रख दी और चला गया। मैं आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। थोड़ी देर में आऊँगा कहता हुआ चला गया। मनपसंद मिठाई थी, हाथ में जो पकड़ी थी वह खा गई। मन नहीं माना तो एक और खा गई। फिर एक कटोरी में 2 पीस दादी को भी दे आई। उसके लिए 4-5 पीस रख दिया। सोचा आएगा तो दे दूंगी। लेकर आया है, नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके प्रति मन में रात की घटना के कारण जो गुस्सा था वह मिठाई ने जैसे कम कर दिया। करीब 1 बजे जब धूप तेज हुई तो मैंने सोचा नहा लूँ। कई दिन से बाल धोए नहीं, आज धो लूँ, नहीं तो कल बृहस्पति हो जाएगा। दादी को बताकर मैं नहाने चली गई। मैंने बाथरूम में कपड़े उतारे ही थे कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। दादी से बात कर रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर अजीब सी झुरझुरी महसूस करने लगी। कुछ देर मैं स्थिर हो उसकी बात सुनती रही। वह घर में कौन क्या कर रहा था यही सब बता रहा था। यह सुनकर मैंने राहत महसूस की और कपड़े अलग कर 2-3 जग पानी सिर पर डाला, जिससे बाल बदन भीग जाए तो शैम्पू लगाऊं। तभी ऐसी आहट मिली जैसे वह किचन में गया हो। मैंने दरवाजे की झिरी से देखा तो मेरा शक सही था। वह किचन से निकलकर बाथरूम की तरफ आ रहा था। मैं डर कर थर थर काँपने लगी, क्योंकि दिन का समय था। आंगन में अच्छी खासी तेज खिली हुई धूप की किरणें आधे आंगन को कवर किए हुई थी। ऊपर से धूप की किरणें बाथरूम की दीवार पूरे दरवाजे पर पड़ रही थी। अंदर इतनी रोशनी थी कि दरवाजे की झिरी पर आंख लगाकर साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने थर थर काँपते हुए सबसे पहले तौलिया उठाकर अपने सामने लगा लिया। मैं साफ देख रही थी कि वह अंदर देखने के लिए झिरी से आंख गड़ाए देख रहा है। मैंने गुस्से में 1 जग पानी झिरी पर मारा और चीख चीख कर गाली देने लगी। इस पर वह तुरंत भाग गया। उसके जाने के बाद भी मैं कुछ देर स्टैचू बनी बैठी रही, फिर नहाया। अमूमन मैं बाथरूम में के दरवाजे की तरफ पीठ करके नहाती थी, लेकिन उस दिन इस कमीने के डर से ही दरवाजे की तरफ मुँह किए थी और मेरा शक सही निकला। बाहर निकलकर मैंने सबसे पहले उसे ही ढूंढा तो वह गायब मिला। मैंने दादी से पूछा तो वह बोली, अरे बच्ची बचवा ते कब्बे के चला गया बा। मैंने कुछ देर चुप रहकर दादी को सारी बातें बताई तो वह सुनने को ही तैयार नहीं हुई। बार बार यही कहा जाए, अरे बच्ची तू भरमाए गए हूँ, बचवा ऐसा करे ना सकत, अबे ओकर उमरिए कितनी बा, ए बच्ची मान जा तू
तू एकदम भरमाए गया हूँ और कुछ नहीं। उन्होंने जिस तरह उसका पक्ष लिया उससे मैं हैरान परेशान हो गई। मेरे मन में उनके लिए भी अपशब्द निकले। मैंने मन ही मन कहा, कमीना इस बुढ़िया के सामने भी कुछ हरकत कर डालेगा तो भी यह यकीन नहीं करेगी, उल्टा मुझे ही फंसा देगी। मुझे ठंड लग रही थी तो मैं छत पर जाकर धूप में बैठ गई। कई दिन बाद तेज धूप निकली थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। रात भर उस कमीने के कारण मैं सो नहीं पाई थी तो आलस लगने लगा। अनु अपनी बातें जारी रखी हुई थी, तभी शाम्भवी ने उसे एक गिलास जूस पकड़ाते हुए कहा, इसे पीती रहो, वीकनेस नहीं लगेगी। उसने खुद भी आधा गिलास ले लिया था। अनुआ ने गिलास लेते हुए कहा, जिसकी तुम जैसी फ्रेंड हो उससे कुछ नहीं हो सकता, एक बार तो यमराज भी आकर लौट जाएंगे। अनुआ की इस बात पर शाम्भवी को न जाने क्या हुआ कि अचानक ही उठकर इसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर गाल चूम लिया और बड़े प्यार से बोली, ओ हनुआ हनुआ, तुझे कुछ नहीं हो सकता, अब तू अकेले नहीं है। उसके इस अचानक किए गए प्यार मनोहार से हनुआ कुछ क्षण को अभिभूत सी उसे देखकर मुस्कुराई, फिर बोली, हाँ शाम्भवी, मैं अब खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही। तभी शाम्भवी उसके सामने ही बैठती हुई बोली, वो लफंगा लौटकर आया कि नहीं? हनुआ ने कहा, आया और चप्पलों से मार खा कर गया। मुझे धूप अच्छी लगी, रात भर की जगी थी। जिस बड़े बोरे पर मैं बैठी बाल सुखा रही थी उसी पर लेट गई। लेटते ही मुझे उस बोरे पर ही नींद आ गई। करीब 1-1.5 घंटा ही बीता होगा कि मुझे लगा कि जैसे मेरे ब्रेस्ट पर कुछ दबाव सा पड़ रहा है, होठ पर भी कुछ गरम गरम सा छू रहा है। दिमाग में वह कुत्ता तो था ही। मैं हड़बड़ाकर उठने को हुई तो अपने को उस कमीने की गिरफ्त में पाया। वह मुझे पूरी तरह दबोचने की कोशिश में सुनो सुनो हनुआ फुसफुसाती आवाज़ में कहे जा रहा था, मगर मेरा खून खौल उठा था। मैं पानी से बाहर आ पड़ी मछली सी तड़प कर उससे अलग हुई और उसे लात घूंसा बितासा मारने लगी। वहीं पड़ी अपनी चप्पल उठाई उसी से पीटने लगी। वह बार बार सुनो सुनो कहे जाए, हाथ जोड़े जाए, लेकिन मैं पागलों की तरह उसे गाली देते हुए मारने में लगी रही। एक चप्पल उसकी नाक पर लग गई तो उससे खून बहने लगा, मगर मेरे खून सवार था। वह जितना इधर उधर झुके झुके भागता, मैं दौड़ा दौड़ा कर मारती। वह इससे बचने की कोशिश कर रहा था कि अगल बगल की छतों पर से कोई देख ना ले। जाड़े का दिन था, सभी अपनी अपनी छतों पर थे। हालांकि वर्किंग डे होने के कारण कम लोग थे। महिलाएं घर का काम निपटाने में लगी थीं और बच्चे सब स्कूल गए हुए थे। आखिर वह अपनी चप्पल उठाकर भागा। कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैं बिना कुछ सुने उसे दौड़ाते हुए पीछे से चिल्ला कर कहा, दोबारा दिख गए तो तुम्हारी जान ले लूँगी। उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई बाहर दरवाजे तक गई, मगर वह दिखाई नहीं दिया, भाग गया था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अंदर आने लगी तो देखा जगह जगह खून की कई बूंदें पड़ी हुई थी। सच बताऊं शाम्भवी, उस समय खून की वह बूंदें देखकर मुझे कुछ राहत मिली कि मैंने अपने अपमान, अपने शरीर पर हाथ डालने वाले से कुछ तो बदला ले लिया। मैंने खून की बूंदें छत तक हर जगह देखी। मुझे गुस्सा इतना लगा हुआ था कि अपने पैरों से सारी बूंदों को रगड़ती गई। फिर लौटकर दादी के पास गई, मन ही मन गाली देते हुए कहा कि बुढ़िया देख अपने पोते की करतूत, बड़ा बछुआ बछुआ करके दूध का धुला बता रही थी ना, देख ले उस सुअर का असली चेहरा। लेकिन देखा वह रजाई से मुंह ढके खुर्र खुर्र आवाज करते सो रही थी। तब तक मेरा गुस्सा कुछ कम पड़ चुका था। मैं फिर भीतर कमरे में गई। सबसे पहले अपनी सलवार और पैंटी चेक की कि सही जगह है कि नहीं। सुअर ने मेरे कपड़े खोलकर मेरा भेद तो नहीं जान लिया। कपड़ों को सही सलामत पाकर मैंने राहत महसूस की। शीशे में खुद को देखा तो 2-3 जगह खरोंचें थी, बाँ और पेट पर भी थी। कुर्ता साइड से फट गया था, बेजरी के हुक टूट गए थे। इससे मैं बड़ी आहत हुई कि कमीने के गंदे हाथों ने मेरे ब्रेस्ट छुए। उसकी गंदी आंखों ने मेरे इन अंगों को गंदी सोच के साथ देखा। मैं रो पड़ी। मुझे माँ बाप सब पर गुस्सा आया कि मुझे पत्थर मानकर यहाँ अकेले छोड़कर ना जाती तो मेरी यह दुर्गत क्यों होती। उनको अपनी इज्जत, अपनी शान की परवाह है, जो मेरे कारण खतरे में पड़ जाती है। मेरी जान भी चली जाए, इसकी परवाह किए बगैर वो मुझे कहीं भी डाल सकती है। आज यह कमीना अगर मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता
तो मेरे साथ न जाने क्या करता, भेद खोल कर न जाने कैसे कैसे ब्लैकमेल करता। मेरे मन में आया कि क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, इससे अच्छा तो मर जाऊं। फिर रात वाली बात दिमाग में आई कि माँ की कोई भी साड़ी ऊपर लगा या पंखा मुझे इस नरक भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाएंगे। माँ बाप के गले का पत्थर भी यहीं हटाएंगे। यह सोचकर मैं माँ की एक साड़ी उठा लाई। उसका फंदा बनाने से पहले उस कमीने के प्रति मन में फिर गुस्सा उभर आया। सोचा इसके कारण मैं मरने जा रही हूँ तो इसे भी इसके कुकर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने सुसाइड लेटर लिखा, उसको जिम्मेदार ठहराते हुए उसे फांसी दिए जाने की अपील की, माँ बाप से माफ़ी मांगी, फंदा बनाकर पंखे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा ऊंची छत के कारण फंदा डाल ना पाई। फिर मन में आत्महत्या का ख्याल कमज़ोर पड़ गया और मैं बस गई। शाम्भवी ने पूछा, बस्ती कैसे ना हुआ? तुम्हें मुझसे जो मिलना था। शाम्भवी ने एक बार फिर टीवी का चैनल बदलते हुए कहा तो हनुआ एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ शाम्भवी, तुमसे मिलना था और तुमसे मिलने से पहले कई ऐसे कांटों की चुभन भी बर्दाश्त करनी थी जिनका दर्द इस जीवन में तो कभी नहीं जाएगा। वो जब जब मैं सांस लेती हूँ तब तब मुझे चुभते हैं, ऐसी टीस देते हैं कि दिल ही नहीं आत्मा तक रो पड़ती है। हनुआ की यह बात सुनकर शाम्भवी को लगा कि परिवार के लोगों ने इसे और परेशान किया होगा, माँ ने और कड़वी बातें कही होंगी। उसने सोचा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह की और बातें कहकर यह अपनी तबीयत खराब कर लेगी। बात बदलने की गरज से उसने कहा, हनुआ, तुम्हें तकलीफ ना हो तो आओ, थोड़ी देर दरवाजे पर खड़े होते हैं। बाहर हर तरफ लोगों के घर लाइट से सज गए हैं, देखते हैं उन्हें, तुम्हारा मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हनुआ शाम्भवी की बात टाल न सकी, दरवाजे पर गई। बाहर वाकई हर घर तरह तरह की लाइट्स झालरों से जगमगा रहा था। भारतीय त्यौहार दीपावली चाइनीज झालरों की चमक से जगमग कर रहा था। रह रहकर पटाखे भी 2 दिन पहले से ही दग रहे थे। लोगों की चहल पहल देर रात होने के बाद भी दिखाई दे रही थी। शाम्भवी को बड़ा अच्छा लगा। वह हनुआ को लेकर घर के बाहर दरवाजे के सामने ही चहलकदमी करने लगी। हनुआ को भी अच्छा लग रहा था। तभी 2-3 बाइक पर बैठे कुछ लफंगे टाइप के लड़के दोनों के एकदम करीब से सीटी बजाते हुए तेजी से निकल गए। एक ने चिल्लाकर कुछ कहा भी था जो बाइकों के शोर में वह दोनों समझ नहीं पाई। उनमें से कम एक बाइक अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन की थी, जो भारत में युवाओं के बीच स्टेटस सिंबल बनी हुई है। उनके बीच इसका ज़बरदस्त क्रेज है। यह भारत की बुलेट से भी तेज़ पड़ की आवाज़ करती है। कॉलोनी में रोज़ की अपेक्षा सड़कों पर लोगों का आना जाना आधा से भी कम था। सब त्यौहार के कारण अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा चुके थे। हनुआ लफंगों की इस हरकत से डर गई। कुछ देर पहले अपने साथ ऐसे ही लफंगे द्वारा की गई अपनी बातें उसके मन मस्तिष्क में पहले ही छाई हुई थी, इसलिए वह कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। उसने तेज कदम से घर की तरफ चलते हुए कहा, शाम्भवी, आओ अंदर चले। बदतमीज अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आएंगे। जहाँ जाओ वहीं मिल जाते हैं। वैसे भी आस पड़ोस में ताले पड़े हैं, ऐसे में बाहर अब ठीक नहीं है। हनुआ के साथ शाम्भवी अंदर आ गई। डर वहाँ भी गई थी, इसलिए हनुआ के कहते ही बोली थी, चलो। अंदर आकर हनुआ ने दरवाज़ा बंद कर उसे बड़ी सावधानी से चेक किया था। फिर अपने बेड पर बैठ गई। शाम्भवी ने बैठने के बजाय रिमोट उसे थमाते हुए कहा, तुम टीवी देखो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। हनुआ ने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिलकर बनाते हैं, तुम कल से बहुत थक गई हो। शाम्भवी के लाख मना करने पर भी उसने ज़्यादातर काम खुद ही किया। समय निकाल कर नहा भी लिया। इससे वह फ्रेश महसूस कर रही थी, लग भी रही थी। खाना खाते वक्त भी दोनों ने खूब बातें की। सब्जी पराठा खाने के बाद शाम्भवी ने चाय भी बनाई। उसकी आदत थी खाना खाने के बाद चाय पीने की। चाय पीते हुए उसने फिर कहा, हनुआ, तुम जितनी बातें बता रही हो उससे तो लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स शुरू से ही तुमसे छुटकारा चाहते थे। ऐसे में तुम इतने दिन कैसे रही उनके साथ? और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे कर ली? क्योंकि जो लोग साथ रखना न चाह रहे हों वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, ये वाकई आश्चर्य वाली बात है।
शांभवी के इस प्रश्न ने हनुआ को फिर से एकदम गंभीर बना दिया, लेकिन अब शांभवी के साथ उसके किसी भेद जैसी चीज भी नहीं थी, इसलिए किसी बात का कोई संकोच नहीं था। तो हनुआ ने 1-2 घूंट चाय पीने के बाद कहा, शांभवी, मेरी स्थिति और इस दुनिया ने मेरे साथ जो जो अत्याचार किए बचपन से ही, उसने मुझे उम्र से बहुत आगे आगे बढ़ा दिया। समझती तुम क्या कोई भी आश्चर्य करेगा कि जिस घर में लोग मुझे देखकर 1 सेकंड को खुश नहीं हो पाते थे, जिनके मन में या हो कि या मरे तो गले का पत्थर हटे, वो हमें कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो भी बीटेक कराएंगे। हाँ, यही तो मैं तब से सोच रही हूँ अनुआ कि यह सब कैसे हुआ, तुम कैसे कर लेगी यह सब। अनुआ बोली, कर क्या लेगी? एक टीचर जो मुझे पढ़ाती थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की वजह से पढ़ पाई। उन्होंने मुझे मेरी स्थिति बताई, मेरे जैसे लोगों के लिए समाज में जगह कहाँ है वह बताया। यह भी बताया कि मैं कैसे क्या करूं कि अपनी ज़िंदगी को नर्क बनने या नर्क में डूबने से बचा सकूं। हालांकि इसके लिए उन्होंने मुझसे जो कीमत वसूली वह मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक पीड़ादायक घावों में से एक है जो मुझे इस समाज ने दिए। शांभवी ने पूछा, अरे ऐसा भी क्या किया उन्होंने? तुम तो बता रही हो टीचर थी तुम्हारी, उन्हीं की वजह से तुम पढ़ पाए, टीचर होकर ऐसा क्या किया उन्होंने? शांभवी की इस बात पर हनुआ बड़ी कसैली सी हंसी। फिर 2 घूंट चाय पीकर बोली, शांभवी, मेरा जीवन शुरू से ही इतना तकलीफ जटिल नहीं था। 10-11 की उम्र होते होते मेरी तकलीफ शुरू हुई और फिर बढ़ती गई। बचपन में ठीक थी, या ये कहें कि पेरेंट्स समझ ही नहीं सके कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मेरे जन्म पर भी माँ बाप ने खूब खुशियाँ मनाई थी कि उनके लड़का हुआ, मगर एक समस्या वो लोग मेरे 4-5 साल की होने के बाद से महसूस करने लगे थे। जो आगे बढ़ती गई, मेरी आवाज़ लड़कों सी ना होकर लड़कियों सी थी। मैं बाकी बच्चों के साथ खेलती तो सब मुझे चिढ़ाते, घर में सब बड़ा ऑड फील करते। मैं इतनी समझदार तो थी नहीं, बाकी मुझे चिढ़ा रहे हैं, बस इतनी ही बात समझती और इसी बात पर गुस्सा होती। जल्दी ही भाई बहनों ने भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। 6-7 की होते होते तक कोई दिन ऐसा न जाता जिस दिन स्कूल और घर मिलाकर मैं 2-4 बार टीचर, माँ बाप या किसी अन्य से मार डांट ना खाती। मैं अपनी उम्र के बच्चों की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही थी। बड़े डिलडोल के कारण मैं सबको दौड़ा कर मारती, फिर टीचर या माँ बाप से पिटती। माँ बाप ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब ने यही कहा, किसी किसी के साथ ऐसा होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। माँ बाप ने भी फिर भी कोशिश जारी रखी। अब वो लोग इस समस्या के कारण बहुत चिंतित रहने लगे। जहाँ से जो पता चलता वही करने लगते। मुझे खूब मिर्च खिलाई जाती। कैथा के सीजन में कैथा, जामुन के सीजन में माँ मुझे जामुन खाने को या कह कर देती कि इससे जितनी देर हो सके उतनी देर मुंह में रखो, फिर निकलो। इसके बाद मुझे खूब ठंडा पानी पिला देती। ऐसे ही न जाने क्या क्या मुझे खिलाया पिलाया जाता रहा। इससे हालत यह हुई कि मेरा गला बुरी तरह खराब हो गया। अजीब सी साए करती सी आवाज़ निकलती। मेरा बोलना चालना मुश्किल हो गया। मगर मेरी और मेरे माँ बाप के लिए असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। वह मेरा 11वां साल शुरू होते शुरू हो गई। शांभवी ने पूछा, वो क्या समस्या थी? धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में सुनिए।